किया है। ठीक है, अभी पीडीएफ शेयर होगी, आप लोग एक बार दोबारा से, जिसके पास पीडीएफ नहीं दिखाई दे रहा होगा वो लेफ्ट होकर दोबारा से ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, तो आज की जो मेरी क्लास है, ये क्लास है अब यूजीसी की है, और हम लोग यूजीसी का यूनिट नंबर जो 3 है उसका कर रहे हैं रिवीजन, है ना। तो कल मैंने यहीं पर समाप्त किया था समूहों के प्रकार पर। तो और जो समूह के प्रकार होते हैं वो 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। समूह के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है भाई, एक होता है प्राथमिक समूह और एक होता है द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह के अंतर्गत आपसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए जरा कि जिनके सदस्यों के बीच घनिष्ठ और प्रत्यक्ष संबंध हो रहे हैं, वह एक प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कौन सा समूह, प्राथमिक समूह कर रहा है। ठीक है, अच्छा, प्राथमिक समूह में बेसिकली जो नाम आता है वो नाम तो CH कूले का ही नाम आएगा। ध्यान रखिएगा, ये टाइप में क्लासिफिकेशन नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं प्रकार बता रहा हूँ। ठीक है, अभी क्लासिफिकेशन आप लोगों से नहीं कर रहा हूँ, तो आप इसका खास कर ध्यान रखेंगे। ये जो टाइप होता है प्राथमिक, और इसके अंतर्गत ये देखो छोटा भी होता है, आकार में छोटा होता है, और द्वितीयक समूह जो होगा वो आकार में बड़ा होगा। ठीक है, याद रखना आप लोग इसे। और प्राथमिक समूह में संख्या होगी कम, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, संख्या होगी कम। इसके एग्जाम्पल जो है पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे खास करके परिवार और मित्र को लेकर। ठीक है भाई, यहाँ पर अभी कल किसी ने मुझसे पूछा था कि विवाह को लेकर भी, तो विवाह के बारे में आपको बताऊंगा। वो संस्थाओं में आ जाता है, जो गौड़ संस्था होती है विवाह में, वहाँ पर आ जाता है, प्रक्रियाएं वहाँ पर चलती हैं। और आप अगर सोच रहे हैं पड़ोस के बारे में, तो पड़ोस आपका यहाँ पर प्राथमिक समूह का पार्ट बन सकता है। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर वो पड़ोस वाला सही मान लिया जाएगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 उदाहरण है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं उदाहरण। द्वितीयक समूह के बारे में बात कर लेते हैं। द्वितीयक समूह क्या होता है, आप जरा मुझे बताएं। द्वितीयक समूह के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या होता है। ये एक प्रकार से देखिए गौड़ समूह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इसमें अगर मैं बात करूं तो ठीक विपरीत गुणों वाला होता है ये। और द्वितीयक समूह में वैयक्तिक, यहाँ पर अगर जो वैयक्तिक चीज़ लिखा गया है एक प्रकार से, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। वैयक्तिक साधन कर सकते हैं या अवैयक्तिक साधन कर लीजिए इसको। ठीक है, अवैयक्तिक साधन कर लीजिए तो वो भी सही हो जाएगा। और आवेष्टन कम होता, मतलब वैयक्तिक जो क्रियाविधि है, घनिष्ठता की बात अगर मैं करूं आप लोगों से, वैयक्तिक प्रत्यक्षता की बात करूं, तो वह ना होकर वह अप्रत्यक्ष हो जाता है। घनिष्ठता नहीं होने के कारण ये एक प्रकार से आवेष्टन हो जाता है, आवेष्टन कम हो जाना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका सही। अब ये आपका आकार में जो होगा बड़ा होगा, इसे आप ध्यान रखिएगा, ये आकार में कैसा होगा, बड़ा होगा, पहली चीज़। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि द्वितीयक समूह का आकार बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। फिर उसके बाद संख्याओं का अधिक हो जाना, ये भी आपका सही हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझा जाए तो क्या हो सकता है, देखिए क्या हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पे, अगर द्वितीयक समूह के बारे में अगर आप समझते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना आप सभी लोग, दफ्तर, सरकारी दफ्तर हो जाएगी, फैक्ट्री हो जाएगी, विद्यालय के कर्मचारी लोग हो जाएंगे। ये द्वितीयक समूह के उदाहरण मान लिए जाते हैं। द्वितीयक समूह का उदाहरण टेलीफोन भी माना जाता है। एग्जाम में एक बार मैंने देखा है, प्रश्न पत्र लिखा हुआ था, पत्र, तो पत्र पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा पत्र जो है ये द्वितीयक समूह का पार्ट मान लिया जाएगा, इसको खास कर ध्यान रखिएगा। ठीक है, द्वितीयक समूह में सदस्यों में जो होती है वो आत्मनिर्भरता पाई जाती है, और प्राथमिक समूह में सदस्य समूह पर निर्भर होता है। प्राथमिक समूह में याद रखिएगा आप इसे भी। ठीक है भाई, यहाँ पर द्वितीयक समूह में अगर मैं बात करूँ तो बाहरी या कानूनी जो नियंत्रण होता है वह द्वितीयक समूह में होता है। क्यों, आप देख रहे हैं एग्जाम्पल भी, सरकारी दफ्तर भी, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि कानूनी नियंत्रण जो है एक प्रकार से द्वितीयक समूह में ही पाया जाता है। लेकिन नैतिक और आंतरिक नियंत्रण की अगर मैं बात करूं, नैतिक और आंतरिक नियंत्रण की बात मैं करूं तो वो पाया जाएगा प्राथमिक में, और बाह्य नियंत्रण की बात करूं तो वो पाया जाएगा द्वितीयक समूह में। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो परिवार हो जाए, पड़ोस हो जाए, मित्र हो जाए, तो वो प्राथमिक समूह का एक प्रकार से पार्ट बन जाएगा। आप क्रीड़ा भी बोल सकते हो, क्रीड़ा स्थल का नाम सुना है आप लोगों ने, क्रीड़ा स्थल। आप जरा मुझे बताइए क्रीड़ा स्थल। खेल वाला, हाँ हाँ, खेल वाला, क्रीड़ा खेल वाला ना। हाँ जी हाँ जी, बताइए जरा ये प्राथमिक है या द्वितीयक है, आप लोगों से पूछ रहा हूँ।
वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। प्राथमिक सर। प्राथमिक होगा, शाबाश। यहाँ पर खेल, अब देखो ये भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, परिवार, मित्र, क्रीड़ा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्राथमिक हो जाएगा। द्वितीयक समूह में आपको ध्यान रखना पत्र, फैक्ट्री, दफ्तर, विद्यालय के कर्मचारी लोगों का नाम, ठीक है, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न 110% एक आएगा जरूर, ठीक है, आप लोगों को बता देता हूँ मैं पहले भी, एक प्रश्न आना तो तय है, यहाँ से देख लेना, ठीक है। आगे बात कर लेता हूँ जी। ज्वाइन के लिए मैसेज आ रहा है सर। ओके 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 ओके, मैं एक मिनट, यहाँ पर देखिए आप लोगों को ध्यान देना है कि औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह, देखो दो टाइप के होते हैं, एक औपचारिक भी होता है, एक अनौपचारिक भी होता है, इसको भी ध्यान रखना थोड़ा सा। समूह के कई भाग हैं, कई टाइप बताए गए हैं, इसको भी थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए बस। तो जो औपचारिक समूह होता है, शब्दों से पता चल रहा है आप लोगों की, ये भाई जाहिर सी बात है फॉर्मल चीज़ों की बात करेगा ये, है ना। किसी कार्य को करने के लिए, किसी संगठित कार्य को करने के लिए, किसी मैनेजमेंट को गठित करने के लिए, किसी समूह को गठित करने के लिए कौन सा कार्य यूज़ करोगे आप, तो वो औपचारिक समूह का होगा। तो ध्यान रखना, औपचारिक समूह ऐसा समूह कहा जाता है जिनका निर्माण किसी विशेष नियम के लिए और विधान के अनुसार होगा। अब प्रश्न आएगा आप लोगों से, आपसे सीधा कहेगा कि विशेष नियम और विशेष विधान, विशेष नियम विशेष विधान निम्न में किसको प्रस्तुत करता है, या कह देगा कि निम्न में डैश डाल देगा और आगे लिख देगा किया जाता है या कहा जाता है, ऐसे कुछ लिख देगा डैश करके। तो आप ध्यान रखिएगा, जहां नियम की बात आए, विशेष विशेष विधान की बात आए, आंख बंद करके औपचारिक समूह पर लगा के चले आना। औपचारिक समूह जो होता है संगठन के द्वारा जानबूझकर बनाया जाता है, जानते हैं आप लोग। और जो अनौपचारिक होता है ना, वो समूह जो होता है वो स्वैच्छिक होता है, स्वैच्छिक रूप से स्थापित होता है, वो स्वैच्छिक होता है उसमें। और अनौपचारिकता में समूह की जो संरचना होती है ना, उसका बेसिकली अभाव पाया जाता है, लेकिन इसमें अभाव नहीं पाया जाएगा, वो अनौपचारिक में पाया जाएगा, इसमें नहीं अभाव पाया। किसका? संरचना का। संरचना मतलब स्ट्रक्चर का, ध्यान रखिएगा आप लोग इसका भी। अब इसका तो अभी तक कभी एग्जाम में पूछा नहीं कि इसका उदाहरण बताइए, लेकिन आप ध्यान रखिए औद्योगिक संगठन के बारे में, विश्वविद्यालय के बारे में, लोक सेवा आयोग के बारे में, इस टाइप की जो जहाँ पे एक नियम विधान की अकॉर्डिंग की बात किया जाए, तो तुरंत आपके दिमाग में एक बात क्लिक हो जानी चाहिए कि ये तो कहीं ना कहीं औपचारिक समूह ही है, कहीं ना कहीं औपचारिक समूह ही है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा फिर, लेकिन एग्जाम में नहीं आया, परंतु आप लोग ध्यान रखिएगा विशेष नियम विशेष विधान, बस इतनी बात आप लोग खासकर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये है अनौपचारिक। अभी भी मैंने आपको बताया भी है कि स्वैच्छिक, एक शब्द मैंने बोला था स्वैच्छिक, अब आप सब जानते भी हैं। और देखो इस समूह में जिसका निर्माण के लिए एक कोई निश्चित नियम और कानून ना हो, मतलब एक तरफ हो और एक तरफ ना हो, ठीक है। एक तरफ आकार बड़ा हो और एक तरफ आकार छोटा हो, छोटा होगा तो प्राथमिक होगा और आकार बड़ा होगा तो द्वितीयक होगा। नियम और विधान होगा तो औपचारिक होगा, और नियम और विधान नहीं होगा तो वो अनौपचारिक होगा। बस सिंपल सी बात है यहाँ पर, ठीक है, इजी है, सरल है, आप समझ सकते हैं अनौपचारिकता के बारे में कि अनौपचारिक समूह में सदस्यों के बीच जो है संबंध जो है बेसिकली व्यावसायिक रूप में आते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है, औपचारिक में। और अनौपचारिक में सदस्यों के बीच जो है व्यक्तिगत संबंध जो होता है वो एक दूसरे के साथ अपनी राय, अपनी अनुभव, अपनी समस्या, जानकारी इत्यादि चीज़ों को साझा करते हैं, ये अनौपचारिक का पार्ट बन जाता है, ठीक है। आप ध्यान इस शब्द का रहे इसमें आप सभी लोगों का कि सदस्यों के बीच में जो व्यक्तिगत संबंध बन रहा है और जो एक दूसरे के साथ अपनी राय शेयर कर रहे हैं, अनुभव समस्याओं को शेयर कर रहे हैं, जानकारी को साझा कर रहे हैं, वह पार्ट बन जाता है अनौपचारिक समूह का। बस इतनी बात आप लोग खासकर ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये, है ना। ये समूह सर मतलब ये स्वाभाविक रूप से बन जाते हैं अनौपचारिक। हाँ, अनौपचारिक एक प्रकार स्वैच्छिक रूप में स्थापित होता है, ठीक है, ये बन जाता है, ठीक है। इसमें कोई नियम थोड़ी ना है, कानून थोड़ी ना है, जहाँ नियम कानून होगा वो जानबूझकर बनाया जाएगा फिर, है ना, है कि नहीं। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है यानी आप लोगों को, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए, नाम भी बताते रहिए, जैसे ये औपचारिक अनौपचारिक किसने दिया है। नहीं, इसका कोई पर्टिकुलर एग्जैक्ट नाम नहीं है कि किसने दिया है, ठीक है, इसका कोई नाम नहीं है, है ना।
कि पर्टिकुलर परिभाषाएं के बारे में बहुत विद्वान का नाम आता है कि किन विद्वानों ने परिभाषित किया है, परंतु इसका एग्जैक्ट नाम नहीं आया कि इसने दे दिया है इस सन में। जैसे प्राथमिक समूह, आप में समझ गए आपकी बात कि जैसे प्राथमिक समूह 1909 में आया, द्वितीयक समूह ये आया, तो वो तो सत्य है, इस बात का हमें पता भी है इसके बारे में, लेकिन औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में इसका कोई ऐसा नहीं आया हुआ है। ठीक है, एकांतिक और अंतःवैश्विक समूह की बात हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं एकांतिक समूह क्या होता है। इसी का एक दूसरा नाम है ना, अंतर्वैश्विक, अंतर्शिक कह सकते हैं समूह। तो इसके अंतर्गत जिनकी सदस्यता किसी विशेष श्रेणी के लोगों के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम कहें जो समाज कार्य कर रहा है, तो समाज कार्य का एक समूह होगा सोशल वर्करों का, तो उनके समूह को हम एकांतिक रूप में देंगे कि एक विशेष श्रेणी के लोग हैं यहाँ पे। टोटली जितने हम लोग पढ़ रहे हैं, अब यहाँ तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है ना कि जो यूपी टेट सी टेट की तैयारी कर रहा है, सारे के सारे नेट और तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे, तो हम ये बात बोल सकते हैं ये एकांतिक वाला समूह है, किसी विशेष श्रेणी से लोग हम लोगों ने जुड़े हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से डॉक्टरों का समूह हो जाए, इंजीनियरों का समूह हो जाए, विश्वविद्यालय के शिक्षकों का समूह हो जाए, तो ये उदाहरण मान लिया जाता है एकांतिक समूह का। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे, बहुत ही सरल था। और दूसरी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए अंतर्वैश्विक की बात कर रहा हूँ समूह के बारे में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सदस्य कोई भी ले सकते, मतलब व्यक्ति कोई भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अब ज़रूरी नहीं है कि अब सोशल वर्कर में कोई भी आ सकता है, इंजीनियर वाला भी व्यक्ति आ सकता है, कोई स्पेशल एजुकेटर वाला भी व्यक्ति आ सकता है, कोई भी टीचर भी आ सकता है, थेरेपिस्ट आ सकता है, कोई डॉक्टर्स भी आ सकते हैं ना। वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना। अभी तक यहाँ से भी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आप इसे भी ध्यान रखिएगा, है ना। पूछे तो नहीं गए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा इसका थोड़ा सा। ठीक है, आकस्मिक समूह होता है और प्रयोगात्मक समूह होता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप जानना चाहें तो आप इसको जान सकते हैं कि जिसका निर्माण किसी परिस्थिति व अचानक कर दिया जाए तो उसे आकस्मिक समूह कहेंगे। और जहाँ किसी का आप प्रयोग करके किसी निश्चित उद्देश्य के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो वह आपका प्रयोजनात्मक समूह के रूप में आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे शिक्षा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एजुकेशन और रिसर्च का जो पार्ट हो जाता है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आकस्मिक में मतलब अचानक कोई चीज़ें क्या कर देते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, तो वह प्रक्रिया जो है इस समूह को हम लोग बोल देते हैं कि आकस्मिक समूह ये है। और ये भी प्रश्न नहीं आया है यहाँ पर, है ना। बस सबसे ज़्यादा प्राथमिकता प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह को देना, उसके बाद दूसरी प्राथमिकता आप किसको देना है, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, बस इतनी चीज़ों को। सामाजिक प्रभाव, चलिए थोड़ा सा मुझे आप लोग बताएं सामाजिक प्रभाव क्या है, बताइए, कुछ बताइए आप लोग। और जैसे मतलब किसी भी व्यक्ति की विशेष पृष्ठभूमि हो और उसका प्रभाव पड़ रहा हो। हाँ, ये बात तो ठीक है, किसी विशेष पृष्ठभूमि पर आपने प्रभाव डाल रहे हैं, बात तो ठीक लग रही है और सही भी है। चलिए मैं बता देता हूँ। अब देखिए, सामाजिक प्रभाव, समाज का मतलब आप जान रहे हैं, समाज जो सोशल है, अच्छे तरीके से पता है आप लोगों को, जहाँ दो या दो से अधिक लोगों का एक प्रकार से जमावड़ा कह सकते हो या गुट कह सकते हो, ऐसा शब्द आप यूज़ कर सकते हो। प्रभाव का मतलब आप जान रहे हैं कि भाई क्या प्रभाव पड़ रहा है, मतलब क्या पॉजिटिव है निगेटिव है, क्या प्रभाव, मतलब उस पर क्या चीज़ें जो है एक्टिविटी हुई है। प्रभाव मतलब क्या एक्टिविटी हुई है, प्रभाव। तो ऐसे कंडीशन पे अगर हम बात करें, किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति की बात कर रहा हूँ मैं, अब अपने आप को सोचना है यहाँ पर थोड़ा सा, और व्यवहार में उन परिवर्तन से होता है जो अन्य व्यक्तियों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। मतलब आप मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की एक एटीट्यूड है, कोई व्यवहार होगा, उस व्यवहार के परिवर्तन से हो रहा है। तो जो अन्य व्यक्तियों के द्वारा उत्पन्न किया गया है वह सामाजिक प्रभाव दूसरे लोगों की काल्पनिक और वास्तविक स्थितियों में दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। कहने का तात्पर्य आप अच्छे तरीके से भली भांति तरीके से समझ गए होंगे कि जो प्रभाव पड़ रहा है एक व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति के अकॉर्डिंग, दूसरे व्यक्ति के अनुसार कह सकते हैं आप, ठीक है, उसके अनुसार। तो यहाँ पर वही आपका जो होगा सामाजिक प्रभाव के रूप में देखा जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे मित्र हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, अध्यापक, विज्ञापन आदि किसी ना किसी कारण सामाजिक प्रभाव का उत्पन्न करते हैं। तो अब देख रहे हैं कि अध्यापक भी कहीं ना कहीं बच्चे की बिहेवियर में परिवर्तन कर रहा है, मित्र भी करते हैं, रेडियो की वजह से भी होता है, टेलीविज़न की वजह से भी होता है, विज्ञापन की भी वजह से होता है। तो ऐसे में इसको 3 भागों पे डिवाइड कर दिया गया।
इसको बेसिकली अगर मैं बात करूं आप लोगों से सामाजिक प्रभाव के बारे में, तो ये 3 भागों में डिवाइड किया गया। अब आप देख लीजिए यहाँ पर, एक हो जाएगा अनुरूपता, दूसरा हो जाएगा अनुपालन, तीसरा हो जाएगा आपका आज्ञापालन। क्या हो जाएगा? आज्ञापालन हो जाएगा। अब हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा बात कर लेते हैं इन लोगों के बारे में, क्या क्या हैं ये, है ना, जान लेते हैं इनके बारे में। अनुरूपता क्या होती है बताइए जरा। अनुरूपता मतलब प्रत्येक व्यक्ति की यह अपेक्षा की जाती है कि वह समाज के निर्धारित मानकों या नियमों के अनुसार हो। मतलब समाज के निर्धारित जो मानक हैं, नियम है, उसके अनुसार हो, वह व्यवहार करे, वो अनुरूप हो जाएगा। और मैं बताता भी हूँ ना अनुरूप अनुरूप। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति समाज में बने नियम के अनुरूप व्यवहार करेगा तो वो क्या कहलाएगा? अनुरूपता ही कहलाएगा। भाई रेड, अब आप जा रहे हो कहीं और रेड लाइट है, आपने क्रॉस नहीं किया है और रुक गए आप रेड लाइट पर, तो आपने क्या काम किया भाई? समाज के अनुरूप ही चले ना आप, तो ये अनुरूपता हो गया। ठीक है, इस तरीके ये प्रभाव पड़ रहा है, एक प्रकार से प्रभाव पड़ा, एक प्रकार ये हो जाता है अनुरूपता का भी। दूसरी अगर मैं बात करूं आपसे तो अनुपालन की बात करें तो देखिए, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अनुरोध या निवेदन के अनुरूप व्यवहार करता है तो उसे अनुपालन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेल्समैन के हमारे घर पर आने पर जिस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है वह अनुपालन का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। नेता द्वारा जनता से उन्हें वोट देने का अनुरोध करना भी अनुपालन का उदाहरण हो जाएगा। अन्य लोगों के द्वारा अपनी बात मानने के लिए निम्न प्रविधियों का हम उपयोग भी कर सकते हैं, ऐसी प्रक्रिया हम देख सकते हैं। परंतु आप ये ध्यान रखिए, जहाँ पे अनुरोध और निवेदन जैसी प्रक्रिया संचालित हो रही है वो अनुपालन की एक्टिविटी हो रही है। 2 उदाहरण भी है, एक सेल्समैन का उदाहरण है, दूसरा नेता का उदाहरण है। तो आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि नेता द्वारा जनता से जो उन्हें वोट देने का अनुरोध किया जाता है ये अनुपालन का ही उदाहरण माना जाता है। तो ये है अनुपालन एक प्रकार से। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं बेसिकली एक वर्ड में, इसका मीनिंग बता दीजिए क्या होगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं इसकी मीनिंग को लेकर, है ना। और प्रश्न बहुत सरल है और बहुत इजी भी है, आप लोग आसानी से कर पाएंगे भी इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं और एक नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। यहाँ पर दूसरी पॉइंट है चटुकारिता। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? हम हाँ, हम चापलूसी करना। जी क्या कह रहे हैं? ये देखो एक प्रकार से यहाँ पर मैंने चापलूसी करना इसका मीन। हाँ, यहाँ पर ये अनुपालन वाली क्रियाविधि चल रही है। आप ऐसा मत सोच लेना कि ये आज्ञापालन की क्रियाविधि आ गई, नहीं, आज्ञापालन क्रियाविधि नहीं है, उसका उपयोग करने की बात कर रहा है। तो जैसे किसी व्यक्ति की विशिष्ट व्यक्ति है, उसकी बातों में हाँ मिला देना। अब देखो ये प्रश्न बनते हैं, ऐसे प्रश्न भी कि एक लाइन दे देगा ऐसे शब्द, इसका मीनिंग यहाँ पे पूरा लंबा 4 ऑप्शन में लिख देगा। बस समझना आप यहाँ पे चटुकारिता, जहाँ हाँ में हाँ मिला रहा, बस ऑप्शन को लगा देना आंख बंद करके, सही ऐसे मिलेगा ज़रूर। इससे अलग कोई वर्ड ही नहीं होता है कि जो ना मिले आप लोगों से, है ना। और एक दूसरा देखिए पारस्परिकता क्या होती है। इसके मतलब होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को कोई लाभ पहुंचाते हैं तो वह व्यक्ति भी हमें भविष्य में कोई लाभ पहुंचा सकता है, तो वह होता है पारस्परिकता होती है। याद रखिएगा, जब हम किसी व्यक्ति को कोई लाभ पहुंचाते हैं तो वह व्यक्ति भी हमें कोई ना कोई लाभ पहुंचा सकता है ना। ये तो सरल है, इजी है, आप समझ गए होंगे कि 4 पैसे अगर आप खर्च करेंगे तो एक व्यक्ति के प्रति, तो वो भी आपसे 4 पैसे खर्च करेगा, ऐसा भी आप समझ सकते हैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर, है ना। तो ठीक है, तो ये भी सरल ही है पारस्परिकता भी। और आगे बढ़ते हैं। एक आता है आपका लो बॉल तकनीकी। ये देखो, ये सारी की सारी तकनीकी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिकली उपयोग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। किसके उपयोग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं? अनुपालन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ये प्रविधियां का प्रयोग किया जाता है ना, तो तकनीकी के अंतर्गत आता है। तो यह जो होता है व्यक्ति से, मतलब कोई कार्य करवाना है, मान लीजिए इस तकनीकी में कोई लक्षित व्यक्ति से कार्य करवाना है तो उसके बारे में पूर्ण सूचना नहीं दी जाती है। इसमें अनुरोध के एक महत्वपूर्ण भाग को लक्षित व्यक्ति से छिपाया जाता है और इसी के कारण अनुरोध लक्षित व्यक्ति को आकर्षक करने लगता है और इसी के परिणाम स्वरूप वह
उस अनुरोध को स्वीकार कर लेता है। तो यह क्रियाविधि हो जाएगी आपकी लो बॉल तकनीकी। जरा बात बताइए, जरा समझ में आया आप लोगों को? आपको नहीं समझ में आया? फिर से पढ़ता हूँ। देखो, किसी लक्षित व्यक्ति को अगर आपको कार्य करवाना होता है और उसके बारे में पूर्ण सूचना नहीं दी जाती है, कार्य करवाना है, सूचना पूर्ण नहीं है, तो उसमें अनुरोध किया जाता है कि भाई बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और लक्षित व्यक्ति से ये छिपाया भी जाता है। तो उससे क्यों कार्य करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक प्रकार से उसको एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हो फोर्स भी करना। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो। फोर्स ना कहकर आप कह दीजिए कि भाई उसको आपको सक्षम बनाना, आत्मनिर्भर बनाना है, तो आप उसको अनियंत्रण या आत्मनिर्णायक सिद्धांत जो लगा रहे हैं वो लो बॉल तकनीकी के माध्यम से लगा रहे हैं। ठीक है कि भाई ये ताकि सक्षम हो सके, अपने कार्य को स्वयं कर सके, इस तरह की क्रियाविधि आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर उसको छिपा रहे हैं उस व्यक्ति से, लेकिन वो काम भी करवा रहे हैं आप। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, आप लोगों ने देखा होगा क्या था वो, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, आप लोगों ने देखा होगा। उस समय जब कौटिल्य महोदय क्या कर रहे थे, उनको सिखा रहे थे, जो पेड़ से पत्ते गिर रहे थे उसको कैच करवा रहे थे, पेड़ के पत्तों का। ठीक है, और उसको पता नहीं था, लेकिन ये जानते हैं ये एक प्रकार से उस चंद्रगुप्त को सक्रिय बना रहा था। ये क्रियाविधि वो क्या बना रही थी, क्रियाविधि जो है सक्रिय बना रही थी उन्हें। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से कि जो आपने जो गोल लिया है उसमें उस सेवार्थी को पता नहीं है, बट आप काम करवा रहे हैं और उसको सक्षम बनाने के लिए काम कर रहे हैं, है ना आप यहाँ पर। ठीक है, उसको बोलते हैं लो बॉल तकनीकी, याद रखिएगा। अब आपका आता है आज्ञा पालन। अब ये तो बहुत ही सरल है और ये तीसरी प्रविधि है, और इस प्रविधि में संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों को सीधे आदेश देकर कार्य को पूर्ण रूप से करवाया जाता है। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है, आपका बॉस है, कोई काम करवाना चाहता है आपसे, तो सीधा आदेश दे सकता है ना आपको। ठीक है भाई, तो आज्ञा पालन है ना, तो आपको करना ही पड़ेगा ये तो काम, है कि नहीं। चलिए, ये हो गया आपका क्लियर। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, यहाँ से प्रश्न आते हैं एग्जाम में, आप लोगों ने देखा भी होगा। बाकी यहाँ पे द्वंद्व समाधान युक्तियाँ हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी जगह मैं आप लोगों से कहूँगा कि समूह कार्य की जो अवस्था है उसको जरूर पढ़ के जाइएगा, जो मैंने आप लोगों को करवाया है ना, उसको जरूर सीन करिएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना भाई, रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोगों का, तो इंपॉर्टेंट नहीं है ये, है ना। बाकी आप लोग इसको देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। समूह के बारे में कभी कभी पूछ लेता है कि भाई मीनिंग बताइए, समूह का क्या अर्थ निकलता है। ठीक है, समूह का केवल अर्थ ही पूछ लेगा आपसे एग्जैक्ट कि भाई निम्नलिखित में से बताइए समूह का मतलब क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, आप ध्यान रखिए यहाँ पे कि दो या दो से अधिक व्यक्ति बस एक साथ और एक समूह नहीं बनाते हैं, उन्हें समूह में बनाने के लिए रिश्ते का बल देना होना चाहिए। देखो, यहाँ आपको समूह के बारे में अगर बात किया जाए सिंपल लैंग्वेज में, तो इतनी बात ध्यान रखिए कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जो गुट आपने बनाया है वो रिप्रेजेंट करता है एक प्रकार से समूह को। बस सिंपल सी बात, इतनी बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, सिंपल सी। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके समूह के कुछ लक्षण हैं, जैसे समूह महजूद होता है। समूह के लक्षण में समूह अपरिहार और सर्वव्यापी है। समूह शक्तिशाली ताकतें जुटाने से है, जो व्यक्तियों के लिए अत्यधिक महत्व के प्रभाव को उत्पन्न भी कर देता। तो ये समूह के लक्षण हो जाएंगे, है ना, समूह के लक्षण हो जाएंगे। ठीक है, तो समूह देख के जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि समूह इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि सामाजिक समूह कार्य में समूह का अर्थ बता दीजिए क्या होता है ना, वो पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए परिभाषा आपको मिल जाएगी, है ना। ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था जिसका ध्यान कुछ समान उद्देश्य पर होता है, जो एक दूसरे की प्रेरणा दे और जिसमें भक्ति हो और उसको सामान्य क्रिया शामिल हो, उसे हम कहते हैं समूह। बस सिंपल सी बात है, ये बोगार्स ने कहा था। ठीक है, और हम बात करें समूह की विशेषता के बारे में, तो ध्यान रखिए कि व्यक्तियों का समूह होता है, सामान्य रुचि होती है, सामाजिक संबंध होता है, पारस्परिक जागरूकता होती है, एक संरचना और होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर, ढांचा बोलते हैं, स्वामित्व होता है और समूह आदर्श होता है, स्वैच्छिक आदर्श होता है, कार्य विभाजन होता है, समूह में एकता होती है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, स्वामित्व होता है, अस्थायित्व होता है ना। तो ये चीज़ें आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ये विशेषताएं हैं, स्तरीकरण है, समझौता है। ठीक है, समूहों का वर्गीकरण से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कई बार भी, आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना। मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, आप लोग भली भांति तरीके से जानते हैं इसके बारे में, है कि नहीं। चलिए,
जरा मुझे बताइए कि अंतः समूह और बाह्य समूह के बारे में किस बंदे ने बात किया है। यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ समूह का वर्गीकरण, बताइए। अच्छा, लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देखें तो इसमें देखिए विलियम जी समरन ने अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा दिया है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। प्राथमिक समूह की बात किया जाए तो कूले ने, द्वितीयक समूह की बात अगर किया जाए तो किंग्सले डेविस ने कहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 बार ये प्रश्न आ चुका है, अभी हाल में भी आया था ये प्रश्न, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। एफ टोनीज का है, और आप ध्यान रखिएगा बेसिकली एफ टोनीज ने जो जेमिन सॉफ्ट है और गेसल सॉफ्ट, बेसिकली जेमिन सॉफ्ट और गेसल सॉफ्ट बोलते हैं इसको, और यहाँ पे लिखा हुआ है जेलिसस सॉफ्ट और जेमिन सॉफ्ट लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे, गेमिन सॉफ्ट होता है और गेसल सॉफ्ट भी होता है, इसका नाम वही नाम है, ठीक है। एक प्रकार से ट्रांसलेट है गूगल का, है ना। अगर मैं आपसे बात करूं तो इसको इसने बोला था टोनीज ने कि समुदाय, कम्युनिटी है ये, गेमिन सॉफ्ट को समुदाय बोला था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। गेसल सॉफ्ट को क्या बोला था, समिति बोला था। हाँ, बोलिए क्या कह रहे हैं आप, कुछ कह रहे थे। चलिए, अच्छा, तो एफ टोनीज की अपनी पुस्तक है कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। किताब का नाम क्या है एफ टोनीज का पुस्तक का नाम है कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। में गेसल सॉफ्ट को इसने समुदाय बोला है, वही है जेमिन सॉफ्ट, है ना। एंड अगर हम बात करें गेसल सॉफ्ट को समाज और संघ, जिसको हमने बोला समिति बोला है, इसी को समिति भी आता है, अब ध्यान रखिए, बात वही है, समिति संघ समाज एक ही बात है। बीच में विभेद किया, घनिष्ठ निजी और अपवर्जी साथ साथ रहने को इसने बोला गेमिन सॉफ्ट माना, ठीक है भाई, गेमिन सॉफ्ट माना। इस प्रकार के संबंध पर आधारित समूहों के उदाहरण में परिवार, नातेदारी समूह, पड़ोस, मित्र और समूह सम्मिलित होते हैं। गेसल सॉफ्ट में इसके संबंध में सार्वजनिक समूह को जोड़ा, ऐसा जीवन जिसमें जागरूकता होकर और सप्रयास प्रदेश किया जाए, ठीक है। तो एक प्रकार से सार्वजनिक क्रियाविधि में इन्होंने जागरूकता को रिप्रेजेंट करा था, जहाँ पे समाज और संघ और समिति के माध्यम से करते थे, वो सार्वजनिक तरीके से था। और जो एक इंडिविजुअल टाइप करके था, जैसे परिवार में जाइए और पड़ोस के साथ, मित्रों के साथ, समूह में उनके साथ काम करिए, वो आपका था एक प्रकार से कम्युनिटी गेसल सॉफ्ट। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत सरल है, बहुत टफ नहीं है ये चीज़ें, आप इसे खास कर ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। एसोसिएशन भी बोला जाता है, कम्युनिटी किसको बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे गेमिन सॉफ्ट को, और गेसल सॉफ्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, एसोसिएशन। लिख लीजिएगा कॉपी पर और इम्पोर्टेंट भी कर लीजिएगा, है ना, दोबारा भी रिपीट हो सकता है, ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं होगा। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों से बात भी किया था चार्ल्स हॉल्टन कोले के बारे में। इन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और उस किताब में 1909 में इसने जिक्र किया था प्राथमिक समूह के बारे में, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा खासकर, ठीक है, प्राथमिक समूह। और इसका मतलब ही था कि जिसके सदस्य आमने सामने एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, और जिसके अंतर्गत हमारे मित्र, साथी, परिवार के लोग, प्रतिदिन मिलने वाले व्यक्ति जो होते हैं, वो होते हैं प्राथमिक में, है ना, और उनके साथ हमारे घनिष्ठ जो है सामाजिक संबंध भी होते हैं, तो ये था उनका प्राथमिक, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर मीनिंग भी उसको बता दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि अगर इसने प्राथमिक समूह दिया तो द्वितीयक समूह में जिक्र नहीं किया, नहीं, द्वितीयक समूह में भी जिक्र किया, बट इसका फेमस उतना नहीं रहा है द्वितीयक समूह जितना प्राथमिक समूह रहा है। उस द्वितीयक समूह की आलोचना किया था किंग्सले डेविस ने, इसका आप लोग खासकर ध्यान रखिएगा, किंग्सले डेविस ने, ठीक है, किंग्सले डेविस ने। अब नीचे एक नाम आ रहा है, मैकाइबर एंड पेज का नाम आ रहा है, आप लोग देख भी रहे हैं मैकाइबर एंड पेज के बारे में। मैकाइबर पेज ने इसी प्राथमिक समूह के बारे में थोड़ा सा जिक्र भी किया था, और उसने एक प्रकार से आप ये कह लीजिए कि आलोचना करना एक प्रकार से प्राथमिक समूह के बारे में, है ना। तो सर्वप्रथम समितियों के, जी, संबंधों का जाल है, हाँ, सामाजिक संबंधों का जाल है, ये बात तो बोला है उसने, उसकी विचारधाराएं तो है ही है। लेकिन इसने प्राथमिक समूह में इसने बोला कि समितियों के सभी स्वरूपों के सार्वभौमिक समूह वह है जिसमें थोड़ी संख्या में लोग संगति के लिए आमने सामने मिलते हैं। तो ये एक प्रकार का इसका कोटेशन था
प्राथमिक समूह के आधार पर ही इसने यहाँ पर देखिए बोला है कि परिवार के रूप में हमारा परिचय समाज का रहस्य पूर्ण बातों से करवाता है और ऐसा समूह है जिसके द्वारा हम खिलाड़ी और साथी के रूप में अपनी सामाजिक मनोवृत्तियों को क्रियात्मक रूप में देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मैकइवर पेज, परंतु उसकी जो परिभाषा थी इम्पोर्टेंट था कि सामाजिक संबंधों का जो जाल है वो मैकइवर पेज ने बोला है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ बातें हैं प्राथमिक समूह के अंतर्गत, आप इसे भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि प्राथमिक समूह में सरल और मनुष्य जीवन में सर्वप्रथम और सारे विश्व में पाए जाते हैं, ये चीज़ें हैं बताया गया है। उसके बाद इसकी कुछ और बातें कही गई हैं कि यह जो होती है थोड़ी संख्या में होती है, यानी कम में होता है। द्वितीयक जो होता है बड़ा आकार होता है, उसका मैंने बताया भी आप लोगों का है। यह अंतः संबंधित गुणों को रिलेट करता है और ये संबंध जो होते हैं भौतिक दशाओं पर आधारित होता है। ये जो प्राथमिक समूह की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, ये व्यक्ति विशाल समाज से परिचित होता है ना। थोड़ा सा होल्ड रखिएगा। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना होगा, बस इसमें कुछ खास है नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम लोग। अब यहाँ पर विशेषताओं के बारे में देखो, अभी मैंने बोला था ना छोटा आकार होता है, बस वही चीज़ है। संबंध हो मतलब संबंध की अवधि देखा जाती है, समान उद्देश्य होते हैं, है ना, ये विशेषताएं हैं। भौतिक समीपता पाई जाती है, इसमें साधन नहीं होता, साध्य होते हैं। ठीक है भाई, व्यक्तिक कार्य होते हैं और संपर्क, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5। ठीक है, साध्य साधन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो ये बन कर आ जाता है ऑप्शन में। और संपर्क जो है स्वाभाविक रूप से होता है, भौतिक समूहों का संबंध जो है नियंत्रण की शक्ति होती है। ठीक है, ये हो जाता है। द्वितीयक समूह के बारे में भी देखो इसने चर्चा किया है, लेकिन फेमस जो उसका रहा है किंग्सले डेविस का रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। द्वितीयक समूह में भी आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। बाकी मैंने आप लोगों की करवा चुका हूँ, है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो मैंने करवा चुका हूँ आप लोगों को। यहाँ पर किताब के बारे में अगर मैं बात करूँ तो किसकी किताब याद रखिए, यहाँ पे किसी की किताब इंपॉर्टेंट नहीं है जो एग्ज़ाम के लिए पूछी जा सके आप लोगों से, है ना। अ गाइड टू प्रॉब्लम लिटरेचर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बोटोमोर का है, टीबी जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों ना बोटोमोर के बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में, तो वो किताब है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे, ये पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, है ना। चलिए छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं। समूहों का वर्गीकरण, अच्छा तो मैंने बताया भी आपको, है ना। तो यहाँ पर देखिए जर्मन करके एक समाजशास्त्री थे, उनका नाम था सीमेल, और इन्होंने आकार को समूहों का वर्गीकरण का आधार माना। आकार को क्या मान लिया था, समूहों का वर्गीकरण का आधार मान लिया, बेस मान लिया था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने जो है एक प्रकार से एकक, ठीक है, कभी कभी इसका जो इंग्लिश लिखा हुआ है मोंट करके ना, ये आपको सीधा ऐसे हिंदी में लिख देगा, है ना, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, बात वही होती है। एकक इसका मतलब होता है एकक। ठीक है, तो एकक व्यक्ति में जहाँ पर समूह संबंधों का केंद्र मानकर आरंभ किया जाता है या प्रारंभ होता है वो होता है, और अपने वर्गीकरण में उसने दैत्य या त्रैत्य तथा अन्य छोटे समूहों का एक विशाल स्तरीय समूह को सम्मिलित कर लेता है। मतलब दो लोगों को भी या दो से अधिक लोगों को भी अपने छोटे समूहों में क्या कर लेता है, वो इन्वॉल्व कर लेता है। तो यानी आकार के आधार पर डिवाइड किया गया ना, तो आकार बड़ा भी हो सकता है, आकार छोटा भी हो सकता है। इस तरह की क्रियाविधि जो होता है आप ये समझ सकते हैं, सीमेल का नाम आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, सामाजिक समूह वही होता है कि किसी भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह कहते हैं जिनमें एक दूसरे के संपर्क या लेन देन या एक दूसरे की समानताएं हो, है ना, ये चीज़ें जो है उसमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, सैंडरसन का नाम आप देख लीजिए थोड़ा सा एक बार। सैंडरसन ने क्या कहा है कि इसने समूह को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। इसको बस टाइप आप समझिए, बस इंपॉर्टेंट टाइप होंगे। जैसे अगर मैं बात कहूँ, अनैच्छिक है एक ऐच्छिक है और एक प्रतिनिधिक है। ये 3 टाइप है जो 3 श्रेणियों में डिवाइड किया है। ये सैंडरसन का नाम है, आप इसे खासकर ध्यान रखिएगा। ठीक है, सैंडरसन का नाम ऑप्शन में आता है, जब कभी कोले वगैरह का नाम दिया जाता है ना, कि एप्टनीज वगैरह का नाम दिया जाता है, तो सैंडरसन का भी नाम आ जाता है उसमें ऑप्शन में, है ना। आगे हम बात कर लेते हैं एप्टोनिस के बारे में। मैंने आपको अभी बताया है कि इसको कम्युनिटी भी बोला जाता है, इसको एसोसिएशन बोला जाता है, गेसल सॉफ्ट बोला जाता है और गेमिंग सॉफ्ट बोला जाता है ना। CH कोले के बारे में अभी मैंने आपको बताया है, हार्टेज कोले के बारे में, कि एक प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह के बारे में डिवाइड तो किया है, लेकिन फेमस इसका रहेगा प्राथमिक समूह के बारे में। ठीक है भाई, इसे आप ध्यान रखिएगा खासकर।
आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट एफ.एच. गिडिंस के बारे में। एफ.एच. गिडिंस ने समूहों का जो है वर्गीकरण जो किया है, उसने कहा है जननिक और एक को बोला है इकट्ठे। ये ध्यान रखिएगा, एफ.एच. गिडिंस का नाम जननिक है और इकट्ठे। समूहों का वर्गीकरण आप ध्यान रखिएगा, समूहों का वर्गीकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो ज़रूर दूंगा आप लोगों से कि कौन कौन बोला है इसका। ठीक है भाई। जॉर्ज हसन के बारे में बात करूँ तो समूहों का वर्गीकरण में इन्होंने जब दूसरे समूहों के साथ उसके संबंध के आधार पर किया है इसने, और इसने कहा है कि असामाजिक, आभासी समाज, समाज विरोधी और समाज पक्षी। तो आप ध्यान रखिए, हसन के अकॉर्डिंग एक हो जाएगा असामाजिक, दूसरा हो जाएगा आभासी समाज, तीसरा हो जाएगा समाज विरोधी, और आपका चौथे नंबर पर हो जाएगा समाज पक्षी। ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इतनी चीज़ें भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। मिलर का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, और मैंने आप लोगों को बताता भी हूँ मिलर के बारे में कि क्षैतिज और ऊर्ध्व या ऊर्ध्वाधार हम बोलते हैं, है ना। तो एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जो डिवाइड किया गया समूहों को, वो मिलर ने डिवाइड किया है। किसने डिवाइड किया है? मिलर ना। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, अपने आप में पूछा भी जा सकता है इसके बारे में। ठीक है। चार्ल्स एल जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं, इसे छोड़ दीजिए। ठीक है। लियोपोल्ड का नाम भी इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना। और यहाँ पर आप ध्यान रखिए गिलिन एंड गिलिन के अकॉर्डिंग, देखिए इन्होंने कहा कि खून का रिश्ता, शारीरिक विशेषताएं, भौतिक समीपता और सांस्कृतिक रूप, इस भागों में इसने डिवाइड किया गिलिन और गिलिन ने। समरन इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समरन की किताब का नाम कौन बताएगा? समरन की किताब का नाम कौन बताएगा? फोकवेस किताब का क्या नाम था, बताइए। जी फोकवेस। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग भी। तो इसमें समरन ने अंतः समूह के बारे में बात किया है और बाह्य समूह के बारे में बात किया है। ठीक है भाई, याद रखिएगा इसके बारे में, अंतः समूह और बाह्य समूह के बारे में चर्चा किया। बाकी कंटेंट यहाँ पे पूरे के पूरे अवेलेबल है आप लोगों के लिए, है ना। पीडीएफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बताइए बार। अब हम थोड़ा सा इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क के बारे में ना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी एग्ज़ाम में, कभी कभी क्या, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, इसको तो आप ध्यान ही रखिएगा। कभी कभी की बात ही छोड़ दीजिए आप लोग, है ना। तो इस अध्ययन में सामाजिक समूह के काम के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे और सिद्धांत की अवधारणा को आमतौर पर विश्वास प्रणाली के रूप में, मौलिक सत्य और नींव के रूप में समझा जाता है। ये सिद्धांत जो होता है सत्य होता है, और सार्वभौमिक सत्य होता है तो वो क्या होता है? प्रिंसिपल ही होता है। मैंने कहीं पढ़ा थ्योरी ऑफ सोशल ग्रुप वर्क, मैंने तो यही पढ़ा रहा हूँ ना, प्रिंसिपल वाला पढ़ा रहा हूँ। तो सार्वभौमिक सत्य होता है, ये हमेशा सत्यता पर आधारित होता है। इस पर कोई आप टीका टिप्पणी नहीं कर सकते आप लोग, यानी आलोचना नहीं कर सकते हो आप लोग इसके, है ना। तो ये चीज़ें आप लोग कह सकते हो कि ये सार्वभौमिक सत्य है आप लोगों के लिए, है ना, ये सिद्धांत। तो ये नाम आप जानते होंगे भली भांति तरीके से। एच.बी. ट्रेकर और डगलस, ये दो लेखक थे। इन दोनों महोदय ने क्या किया था, सिद्धांतों के बारे में तो प्रकाश डाला, यानी उस पर चर्चा तो किया, परंतु जो एच.बी. ट्रेकर था वो बहुत ही फेमस हो गया और इसने कुछ यूनिक प्रिंसिपल्स दिए, और जो आज के समय में समाज कार्य में हम लोग पढ़ भी रहे हैं, ऐसे है कि नहीं। जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं इसका सिद्धांतों के बारे में, शुरू करता हूं एक एक करके, है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल टोटल 10 इसके सिद्धांत हैं भाई। ठीक है भाई श्रीकांत सर, तो कुल टोटल इसके 10 सिद्धांत हैं। यहाँ से ज़रूर, चाहे एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, एक प्रश्न आना तय है यहाँ से। इसको ध्यान से सुनिएगा ज़रा थोड़ा सा। कुल टोटल 10 सिद्धांत हैं इसके। पहले सिद्धांत में इसने देखिए क्या बोला है कि द प्रिंसिपल ऑफ प्लान्ड ग्रुप फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है कि योजना, मतलब जो समूह की योजना होगा, एक प्रकार से सामूहिक नियोजन की क्रियाविधि जो होगी, सामाजिक समूह कार्य के सामाजिक नियोजन की क्रियाविधि। ठीक है, इसे आप ध्यान रखना आप सभी लोग, ये हो जाएगा आपका सिद्धांत पे। ठीक है,
अब इसमें ज़रा मुझे बताइए आप लोग कि ग्रुप का अगर आप फॉर्मुलेशन करेंगे, नियोजन करेंगे तो कैसे करेंगे, ज़रा मुझे बताइए अपनी भाषा में, आप लोग मुझे बताइए, थोड़ा सा तो बोलिए। मैं लेफ्ट हो चुका हूँ कि हूँ? नहीं बता रहे हैं। सरकार की रूपरेखा तैयार करेंगे कैसे काम करना है। इसका मतलब यही होता है कि जब भी आप नियोजित समूह का गठन करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्लान करना पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि कोई भी काम करेंगे बिना प्लान का काम नहीं करेंगे, प्लान का होना अत्यंत आवश्यक है। इसका कहने का मतलब बस इतना ही है और कुछ है नहीं, कि चाहे ग्रुप वर्क करो, चाहे कम्युनिटी वर्क करो, चाहे आप केस वर्क करो, जो भी काम करोगे प्लान करोगे। लेकिन स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ, किसी विशेष चीज़ों की बात करूँ, तो ये केवल और केवल ग्रुप वर्क का सिद्धांत माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है और आप लोगों से सीधा पूछता है निम्नलिखित में से ग्रुप वर्क का सिद्धांत बताइए, ऐसे ही सीधा पूछेगा और यही लिखा मिलता है, यही ऑप्शन पहला ही आता है। कोई चौथे नंबर का, पाँचवें नंबर का नहीं आता है, ये पहला वाला ही आता है और हमेशा यही सत्य होता है, ये सत्य भी हो जाता है हमेशा। ठीक है, तो जब भी कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, प्रारंभ कर रहे हो, शुरू कर रहे हो, तो उससे पहले ही हम क्या करते हैं भाई, प्लान करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है आपका। दूसरे अगर मैं दूसरे सिद्धांत की बात करूं आप लोगों से, तो दूसरा सिद्धांत के बारे में कह रहा है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बारे में। यानी आप सिंपल शब्दों में आप ये कह सकते हो कि किसी विशेष उद्देश्य की बात, क्या कह सकते हो, किसी विशेष उद्देश्य की बात आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये एक ऐसा सिद्धांत है जहाँ पर विशिष्ट उद्देश्यों के सिद्धांत को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो किसी व्यक्ति और सामाजिक समूह के विशिष्ट उद्देश्य को समूह के साथ संबंध और सद्भाव के साथ साथ एजेंसी के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किसी कार्य को तैयार करना या किसी क्रियाविधि को करना सुचारू तरीके से, ठीक है, वो कहलाता है आपका विशिष्ट उद्देश्य का सिद्धांत। मतलब विशेष उद्देश्य आपने चूज किया है तो विशेष उद्देश्य का होना जरूरी है। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है समाज कार्य का सिद्धांत बताओ, तो उसमें लिख देता है विशिष्ट सिद्धांत। और आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो मैं बोल रहा हूँ तो शायद याद भी आ रहा होगा आप लोगों को। तो समाज कार्य का जब कभी लिख देता है और वहाँ पे लिखता है विशिष्ट उद्देश्य ऐसे, और ये गलत हो जाता है क्योंकि ये सामाजिक समूह कार्य का सिद्धांत है। ये सामाजिक समूह कार्य नहीं था वहाँ पे प्रश्न वो था कि समाज कार्य का सिद्धांत बताइए, ठीक है। तो वो विशिष्ट सिद्धांत जो हो जाता वो गलत हो जाती है, ये गलत के रूप में आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, गलत के रूप में आता है तो ये सोशल वर्क में आता है। ऐसा नहीं कि आप सोशल ग्रुप वर्क में आ जाए विशिष्ट उद्देश्य तो आप गलत कर देना। समाज कार्य हो या व्यक्तिगत समाज कार्य की बात करो, सिद्धांत की बात करो, तो वहाँ पर ये गलत हो जाता है। कम्युनिटी तक भी गलत हो जाता है ये केवल और केवल चलता है ग्रुप वर्क में, है ना। और आप लोगों ने देखा भी होगा, प्रश्न मैंने करवाया भी है आप लोगों से, मुझे तो याद आ रहा है, बाकी आप लोगों को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये तो मुझे नहीं पता, है ना। चलिए एक और बात कर लेते हैं, एक थर्ड पॉइंट का। और ये थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है बताइए जरा, पर्पस को लेकर बात कर रहा है, पर्पस वर्कर ग्रुप रिलेशनशिप के बारे में बताइए जरा क्या है ये। यानी उद्देश्यपूर्ण कार्यकर्ता समूह संबंध का सिद्धांत क्या होगा? उद्देश्यपूर्ण कार्यकर्ता का सिद्धांत। तो यहाँ हम ये बात कह सकते हैं कि यह जो समूह को सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता, इसलिए आपसी स्वीकृति के अभ्यास के आधार पर कार्यकर्ता और समूह के सदस्यों के बीच एक जानबूझकर उद्देश्यपूर्ण संबंध स्थापित करना होता है। तो समूह का जो काम होता है निम्नलिखित, अच्छा नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे लेकिन आप ध्यान रखिए यहाँ पर कि किसी उद्देश्यपूर्ण कार्यकर्ता समूह का संबंध होगा। यहाँ पर किसका होगा? वर्कर का होगा। वर्कर लिखा हुआ है ना, देखिए पर्पसफुल, तो किसका हो रहा है भाई यहाँ पर? ठीक है, उद्देश्यपूर्ण कार्यकर्ता समूह का हो रहा है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा इसका खासकर। यहाँ पर इसके बारे में आप पढ़ भी लेना, सीन भी कर लेना क्या चीज़ें हैं इसमें, है ना। बाकी अगर मैं बताना चाहूँ तो आप लोगों को इसमें वही चीज़ें बताई जा रही है आप लोगों से कि समूह के सदस्यों का एक साथ, है ना, समूह के जो भी सदस्य होंगे उनके एक साथ या सामर्थ्य संबंध विकसित करने में मदद करता है एक प्रकार से।
है कि नहीं। और जो सामाजिक समूह कार्यकर्ता होता है वो समूह के साथ सार्थक और उद्देश्यपूर्ण संबंध विकसित करता है, सार्थक और उद्देश्यपूर्ण संबंध विकसित करता है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई क्या चीज़ होती है इसमें कार्यकर्ता के आधार पर, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यू इंडिविजुअलाइजेशन की बात कर रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि आप व्यक्तिकरण को देख रहे हैं, आप समाज कार्य में हर एक व्यक्ति को पहचानने की बात कर रहे हैं, एक समान तरीके से आदित्य। अच्छा, आप सभी लोग जानते हैं हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, यूनिक होता है, तो इसलिए उसकी समस्या भी अलग होगी और उसकी समस्या का समाधान भी आप अलग तरीके से करेंगे, अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दे रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ गाइड ग्रुप इंट्रैक्शन की बात कर रहा है, और आप भली भांति तरीके से जानते हैं इसका मतलब भी, इसका मीनिंग भी, है ना। और एक गाइडेंस ग्रुप होता है इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन का मतलब हो सकता है आप ये भी कह सकते हो एक प्रकार से अंतःक्रिया कह सकते हो, है ना। इंट्रैक्शन अंतःक्रिया करना, है ना, उसके साथ, ठीक है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। मार्गदर्शन देने की बात करता है, निर्देशन देने की बात करता है, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी आपका। ट्रेकर का है ये सारे के सारे सिद्धांत, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ट्रेकर महोदय, ठीक है भाई। आगे अगर मैं बात करता हूँ तो एक और नाम आता है इसका, प्रिंसिपल ऑफ डोमेस्टिक ग्रुप सेल्फ डिटर्मिनेशन को लेकर, और ये आप भली भांति तरीके से आप सभी लोग जानते होंगे इसका मीनिंग क्या होता है। बताइए ज़रा क्या हो सकता है अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग क्या निकल सकता है। डेमोक्रेटिक क्या हो सकता है भाई, डेमोक्रेटिक, डोमेस्टिक नहीं, डेमोक्रेटिक ग्रुप है, तो आत्मनिर्णय का सिद्धांत होगा, है ना, आत्मनिर्णय का सिद्धांत हो जाएगा डिटर्मिनेशन, है ना, आत्मनिर्णय, समझ गए आप, आत्मनिर्णय का सिद्धांत हो जाएगा ये, डेमोक्रेटिक ग्रुप का आत्मनिर्णय सिद्धांत, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से अस्थाई क्रियात्मक संगठन हो जाएगा, जो सिद्धांत होगा ये अस्थाई रूप में आ जाएगा, है ना आपका सिद्धांत। एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हो, फ्लेक्सिबल का मतलब है, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, क्या होता है, लचीला, हाँ लचीलापन, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हो कि लचीलापन या कार्यात्मक संगठन के सिद्धांत के रूप में आप इसे बोल सकते हो, है ना। तो ये भी सिद्धांत आपका हो जाएगा। और सिद्धांत नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 8 की, बस समाप्त हो गया, इसको बस ऐसे ही पढ़ना है आप लोगों को। अच्छा देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है, ये मिल जाएगा आपका प्रगतिशील कार्यक्रम का सिद्धांत का अनुभव हो जाएगा, है ना। तो ये सिद्धांत आपका 8वें नंबर का हो जाएगा। 9वें नंबर का जो हो जाएगा आपका वो संसाधन उपयोग का सिद्धांत हो जाएगा, और 10वें नंबर का हो जाएगा मूल्यांकन का सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ अब आप लोगों का यूनिट नंबर 3 हो गया समाप्त, ठीक है, यूनिट नंबर 3 हो गया समाप्त। तो आप ध्यान रखिएगा, केस वर्क क्या चीज़, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वो बता दिया, ग्रुप वर्क में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वो बता दिया आप लोगों से, ठीक है। जो दो से 3 क्लासेस जो लास्ट की चली हैं वो सभी की सभी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बात किया हूँ आप लोगों से। बाकी इसके बारे में ब्रीफ में आपको डिटेल में PDF मिली हुई है, आप देख भी रहे हैं, और उसकी क्लास भी करवा चुका हूँ मैं आप लोगों को डीप में भी, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी अच्छे तरीके से, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप लोग।